हेलो, गुड इवनिंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन 2 मिनट में स्टार्ट होगा। कुछ और पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं। विल स्टार्ट द सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का आज की इस संध्या में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर इस सेशन को ज्वाइन किया। आज का जो हमारा वेबिनार है वो सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है, इनके और हमारे सौजन्य से एनसीडीईएक्स नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स के सौजन्य से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है ऑप्शन इन गुड्स। सो ऑप्शन इन गुड्स के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे और इस जानकारी को साझा तरीके से सेबी के ऑफिसर जो हमारे साथ है मिस्टर प्रकाश ढाके और मैं इमरान खान आपका इसमें इस सेशन में जो है तो आपको गाइड करेंगे। आप सब लोगों से सेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो सेशन रहेगा ये व्यू एंड लिसन मोड में रहेगा। तो आपके जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आप अपने क्वेरीज अपने आपके स्क्रीन पे दिए गए Q&A ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेशन के अंत में सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, सभी क्वेरीज के और डाउट्स के जवाब दिए जाएंगे। और आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं मिस्टर प्रसाद ढाके जी जो कि सेबी से है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। मिस्टर प्रसाद। हेलो, थैंक यू इमरान जी। गुड इवनिंग सबको। मैं प्रसाद ढाके सेबी की तरफ से बोल रहा हूँ। इमरान, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। तो मुझे बोला गया है कि ये प्रेजेंटेशन हमको हिंदी में देना है, तो आई वुड ट्राई कि हम ये प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा हिंदी में दे। अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स थोड़े इंग्लिश में रह गए तो मैं उसके बारे में थोड़ी माफी चाहूंगा। तो हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। सो एक हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये प्रेजेंटेशन जो है एकदम जनरल नेचर का है और ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए हमने बनाया हुआ है। आपको अगर कोई डिटेल्ड क्वेश्चन है या कुछ आपको एग्जैक्ट रूल्स या रेगुलेशंस के बारे में या सर्कुलर्स के बारे में जो सेबी के है, अगर वो जानने हैं तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस सीख करनी होगी। सो हमारे आज प्रेजेंटेशन का फ्लो होगा कि हम पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स की जरूरत क्यों है हमको, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो है हमारा ऑप्शन इन गुड्स। ये ऑप्शन इन गुड्स एग्जैक्टली होता क्या है और उसके क्या फायदे होते हैं। सो अभी करंट सेबी से पहले एफएमसी करके एक मिनिस्ट्री की बॉडी थी जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स देखती थी।
और 2016 के बाद से कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो पूरा मार्केट है वो सेबी के रेगुलेशन में आ गया है। तो करंट हमारा जो अभी का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अभी ऐसा है कि सेबी होती है जो स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जैसे हमारा एनसीडीएक्स हो गया या एमसीएक्स हो गया या बीएसई एनएससी इक्विटी साइड में हो गया, अभी वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी है। तो इन सबको जो रेगुलेटरी एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी जो सेबी है, तो हमारे सेबी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 एक्ट के द्वारा हुई थी। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और हमारे सेबी के गोल्स थे कि उनको सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको रेगुलेट करना है, जो आम इन्वेस्टर होता है उसको प्रोटेक्ट करना है, और सिक्योरिटी मार्केट्स की डेवलपमेंट करनी है। ये तीन मुख्य गोल सेबी को दिए गए थे एज पर सेबी एक्ट 1992। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि एफएमसी के मर्जर होने के बाद सेबी से कमोडिटी डेरिवेटिव का जो मार्केट था वो भी सेबी के अंडर आ गया था। तो ये एक शॉर्ट ब्रीफ में मैंने आपको जो रेगुलेटरी करंट फ्रेमवर्क है वो बताया। अभी हम एग्जैक्टली कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है उस पे आते हैं। तो जो आपका जो प्रोड्यूसर या जो कंज्यूमर होता है उसको अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कोई फार्मर का एग्जांपल ले लूं, तो उसको अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जब वो अपना क्रॉप लगाता है। तो उसको रिस्क ये होती है कि उसका क्रॉप जो है वो फेल हो सकता है, या कोई बारिश बहुत ज्यादा आ सकती है। सिमिलरली अगर कोई मेटल्स का या कोई प्रोड्यूसर है, उसको अगर उसके फैक्ट्री में कुछ आग लग जाती है या कुछ स्ट्राइक हो जाती है, तो देयर आर दिस प्रोडक्शन रिस्क जो वो फेस करता है। दूसरी रिस्क जो वो फेस करता है वो होती है प्राइस की रिस्क। जैसे हमने काफी बार सुना होगा कि पहले जब आप जो खेती करने वाला आदमी है वो बोलता है, यार जब मैंने चालू किया था कोई प्रोडक्ट कमोडिटी या ऑनियन, लेट्स सपोज हम ऑनियन का एग्जांपल लेते हैं या पोटैटो एग्जांपल लेते हैं, तो प्राइजेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन जब मेरा माल हार्वेस्ट हुआ, मतलब मेरा जब प्रोडक्ट हार्वेस्ट हुआ और जब मैं मार्केट में बेचने आया 3-4 महीने बाद, तो प्राइजेस बहुत गिर गए। सिमिलरली अगर कोई नॉन एग्री में कोई बेस मेटल का या कोई भी प्रोड्यूसर है, गोल्ड सिल्वर कोई भी आपका माइनर है, तो उसको सेम सिमिलरली प्राइस की एक पर्टिकुलर रिस्क होती है। फिर दूसरे तरह की रिस्क उसको एक को क्वालिटी स्टोरेज नहीं मिलता, करंटली मार्केट में अच्छी तरह के वेयर हाउसेस नहीं है, गोदाम नहीं है। तो ये सब रिस्क जो होते हैं वो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर फेस करता है। एक डबलिंग फार्मर इनकम करके जो रिपोर्ट आया था उसमें काफी अच्छी तरीके से ये पर्टिकुलर रिस्क जो होती है वो समझाए गए थे। उस पर ऑब्विक फेनोमेना करके उन्होंने बोला था, जो मैं आपको समझा रहा था अभी। उन्होंने फार्मर के एग्जांपल से लिखा गया है, बट जनरली कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसके लिए ये पर्टिकुलर रिस्क प्ले आउट करती है। जो सिक्लिकल तरह की जो मार्केट होती है उसमें ये रिस्क प्ले आउट होती है। जैसे कि कोई कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाने लग जाती है, तो सब फार्मर्स को लगता है कि ये कमोडिटी तो बहुत अच्छा कर रही है, मैं उसको अब सो करता हूँ, मतलब मैं इसकी अब ये मेरे खेती में मैं ये फसल उगाता हूँ। बट क्या होता है कि सब फार्मर्स एक ही टाइम यही सोचने लग जाते हैं। लेट्स सपोज अभी हम दिसंबर में और नवंबर या जो रबी का सीजन था अक्टूबर नवंबर में, सब फार्मर्स ने डिसाइड किया कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने वो सबने वही शो किया क्योंकि प्राइजेस उसके ऊपर है। तो क्या हो जाता है, सप्लाई उस प्रोडक्ट का बढ़ जाता है अगले सीजन में। ये जो मार्च का जो रबी का जब आपका हार्वेस्ट आएगा मार्च या अप्रैल में, तो उसका जो सप्लाई होगा वो बढ़ जाएगा, तो फिर आपके प्राइस नीचे चले जाएंगे। तो उस टाइम जब आपकी हार्वेस्ट होगी तो आपके प्राइस नीचे चले गए होंगे, जब लेकिन जब आपने सोइंग की थी तो आपके प्राइस ऊपर थे। उसके बाद अगले तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट सीजन में वो क्या सोचेगा कि यार मेरा इस बार तो नुकसान होगा इस फसल पे, और इस फसल के प्राइस भी कम है, तो मैं इसकी खेती नहीं करता, मैं कोई और क्रॉप ले लेता हूँ। तो ओवरऑल सब फार्मर्स ऐसे ही सोचेंगे और उस प्रोडक्ट का सप्लाई नीचे चला जाएगा उसके अगले सीजन में, और फिर अगली बार उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट जो फॉर इनकम की जो रिपोर्ट थी उसमें ये फेनोमेना बताया गया है, जो अक्सर हर कमोडिटी में प्ले आउट करता है। तो अब कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट है उसके क्या बेनिफिट्स है आपको। तो ऐसे जो सिनारियो जो प्ले आउट करते हैं उसमें आपको आप
कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग हेल्प करता है। तो उसमें आपको प्राइस डिस्कवरी मिल जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्राइस रिस्क मिटिगेशन। आगे जाके हम समझेंगे कि प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मिटिगेशन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट कैसे कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो उसका होता है वो होता है कि आपकी जो काउंटर पार्टी रिस्क होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं जो बायलैटरल ट्रेड होता है, जो बायलैटरल इन द सेंस कि मैं किसी दूसरे बंदे को बोलता हूँ कि मेरी जो फसल है या मेरा जो क्रॉप है वो तुम ले लो, तो उसकी जो क्रेडिट होती है उसके ऊपर तुम्हारा ये डिपेंड करता है कि इट माइट हैपन कि वो आगे जाके वो बोले कि नहीं क्या मैं तुमसे ये माल इस भाव पे नहीं लेना चाहता। तो ये जो काउंटर पार्टी रिस्क होती है ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एलिमिनेट करता है, क्योंकि एक क्लियरिंग कॉपरेशन करके एक कंसेप्ट होता है जो बीच में आ जाता है एंड इट गारंटीज ट्रेड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो फोर्थ एडवांटेज होता है कि हर तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट आ सकता है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। आपका छोटा से छोटा पार्टिसिपेंट भी आ सकता है। फिर अभी करंटली पहले म्यूचुअल फंड्स जो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स जो थे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, आपके आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, जो बिग एंटिटीज थे, वो कमोडिटी मार्केट्स में थे नहीं। लेकिन अभी वो तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट जो फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो रिस्क टेक ऑन कर सकते हैं, वो भी आ गए हैं। अगला एडवांटेज होता है कि आपका प्रोडक्ट काफी स्टैंडर्डाइज होता है। जो आपका एक्सचेंज का, अगर आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे तो हर एक प्रोडक्ट काफी स्टैंडर्डाइज होता है, उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो आपको वो मिलते रहते हैं। और लास्ट एडवांटेज जो होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कि आपको किसी को पूछना नहीं पड़ रहा है कि यार मतलब जो आपको मार्केट का जो नॉलेज है वो घर बैठे स्क्रीन पे आपको मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्राइस है। तो अब प्राइस डिस्कवरी का क्या बेनिफिट हो सकता है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में? ये पर्टिकुलर इमेज फार्मर्स के एंगल से ली गई है, बट इट अप्लाइज फॉर मतलब ये सबके लिए अप्लाई करती है जिसको भी प्राइस की अंडरलाइंग कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, एग्री की भी हो सकती है, मतलब नॉन एग्री की भी हो सकती है। तो प्राइस डिस्कवरी मतलब आपको प्राइस घर बैठे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके मोबाइल फोन पे आपको प्राइस मिल रही है। इस प्राइस की वजह से आपका जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो काफी बढ़ जाती है। तो इससे आपकी, इवन तो आप डायरेक्टली कमोडिटी मार्केट में लेट्स ऐसे हमने, जैसे हमने काफी मंडीज या काफी वेयर हाउसेस वगैरह आगे मंडीज भी विजिट की थी, तो हमने ये जाना कि इवन दो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो जिन्होंने डायरेक्टली दे आर ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स पे आते नहीं है, बट जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है मार्केट से, या जो कि आज कैस्टर का भाव क्या चल रहा है, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है, उससे दे गेट ए काइंड ऑफ एन बार्गेनिंग चिप, कि जिससे उन्हें क्या वो आगे जाके उनके उनके जो मिडिल मैन है या उनके जो एजेंट्स है उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर वन बेनिफिट जो था प्राइस डिस्कवरी का फ्रॉम कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। सेकंड इज प्राइस रिस्क मैनेजमेंट। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कि नवंबर में आपने फसल ली और आपने देखा कि यार आज मेरा इसका जो आपका मस्टर्ड सीड का भाव है या चने का भाव है काफी अच्छा चल रहा है, तो आप आपकी प्राइस वैसे ही लॉक कर सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। ये फ्यूचर या ऑप्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये आप प्राइस लॉक इन कर सकते हो, इसको बोलते हैं प्राइस रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि अगर मैंने अभी अपनी प्राइस, लेट सपोज अभी चने का भाव 5,000 के ऊपर चल रहा था जब मैंने हार्वेस्ट ली, तो मैंने वो लॉक इन उसी टाइम कर दिया। तो बाद में अगर चने का भाव नीचे भी जाता है तो भी मैं सेफ हूँ, क्योंकि मैंने मेरा प्राइस जो है वो ऑलरेडी लॉक इन कर दिया है। मैंने अभी ऑलरेडी नवंबर में या अक्टूबर में ही मेरा प्राइस लॉक इन कर दिया था। तो अभी डिफरेंट मतलब काफी अलग अलग टाइप्स के कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शंस। अभी जैसे हमारा आज का सेमिनार का टॉपिक है ऑप्शन इन गुड्स, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे ऑप्शन इन गुड्स क्या होते हैं। तो जो हम अभी तक हमारे एक्सचेंजेस में, जो इंडियन एक्सचेंजेस जो है उस पे जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपने क्या पहले ही बोल देते हो कि मैं इतना माल इस प्राइस पे उठाऊंगा। हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने लेट सपोज कि 100 रुपए पे नवंबर, आपका महीना अभी नवंबर चल रहा है और आपने 100 रुपए पे आपका प्राइस लॉक इन कर दिया है मार्च के लिए।
ठीक है। अगर मार्च में प्राइस 120 रुपए हो जाता है, जो आपका, अगर आप लॉन्ग फ्यूचर हो, तो आपको तो मार्च में प्राइस अगर 120 रुपए होता है, तो भी आपको 100 रुपए ही देने हैं, तो आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस 80 रुपए हो जाता है मार्च में, तो आपने 100 रुपए पे माल खरीदना है, तो इसलिए आपको 20 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो ये जो चार्ट है, ये फ्यूचर पोजीशन, जो आपका स्टैंडर्ड जो पहले इंस्ट्रूमेंट था फ्यूचर, उसके बारे में बात कर रहा है। वैसे ही जैसे लॉन्ग फ्यूचर होता है, वैसे आपका एक शॉर्ट फ्यूचर होता है। जैसे आप ऑपोजिट साइड पे पोजीशन लेते हो, जहां पे अगर प्राइस बढ़ जाती है तो आपको नुकसान होता है, अगर प्राइस नीचे चली जाती है तो आपको फायदा होता है। लॉन्ग फ्यूचर में आपको प्राइस ऊपर चली जाती है तो आपको फायदा होता है, और प्राइस नीचे चली जाए तो आपको नुकसान हो जाता है। तो ये जो कमोडिटी फ्यूचर था, ये पहले हमारे जितने भी साल एक्सचेंजेस थे, तो जनरली हमारा कमोडिटी फ्यूचर्स जो है वो वर्क करते थे। नाउ ये कमोडिटी फ्यूचर्स के कुछ फीचर्स थे जो एक कुछ जो हेजर्स थे या जो फार्मर्स एफपीओ जो थे, उनसे काफी बार हमको इनपुट्स आते थे कि ये जो फीचर्स है, इसके वजह से हमको कमोडिटी फ्यूचर्स में डील करना काफी मुश्किल जाता है। तो इसमें से मेजर फीचर ये था कि आपको हमेशा डेली मार्जिन और एमटीएम देना पड़ता है फ्यूचर पोजीशन में, क्योंकि जैसे आपकी प्राइस एंड ऑफ द डे चेंज होती रहती है, वैसे वैसे आपको मार्जिन और एमटीएम देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको नुकसान भी हो सकता है, अगर प्राइस आपकी पोजीशन में नहीं मूव करती है, तो आपको आपकी जब फ्यूचर पोजीशन एक्सपायर होगी, या अगर आपकी फ्यूचर पोजीशन आगे जाके स्क्वायर ऑफ कर दोगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। ऑल्सो उसमें एक ये कंसर्न था कि लेट सपोज कि मैं एक कोई हेजर हूँ और मैंने कुछ तो प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गए उस प्रोडक्ट में, या मेरी क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है वो सही नहीं रही, तो मेरे पे जो ऑब्लिगेशन आ जाते हैं डिलीवर फीचर में, वो ऑब्लिगेशन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो नाउ हम ऑप्शन इन गुड्स पे जाते हैं कि हम देखते हैं कि ऑप्शन इन गुड्स जो है वो आपके फ्यूचर से कैसा थोड़ा अलग प्रोडक्ट है, और कैसे आपको बेनिफिशियल हो सकता है, और उसके भी ऑप्शन इन गुड्स में भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ऑप्शन इन गुड्स में, जैसे फ्यूचर में आपको एक ऑब्लिगेशन था कि आपको प्राइस ऊपर गई तो भी माल उसी प्राइस पे उठाना है जो आपने लॉक इन किया था, प्राइस नीचे गया तो भी आपको उसी प्राइस पे उठाना है। यहाँ पे आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास एक राइट है कि मैं मेरी मर्जी पे, अगर मेरे को चाहे तो मैं माल वो उस प्राइस पे बेच सकता हूँ, मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि आपको अनलाइक आपके फ्यूचर में, आपको जब आप नवंबर में आप या जिस भी पीरियड में आप आपका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। लेट्स सपोज कि आपका कोई कमोडिटी है जिसका भाव 100 रुपए है, और मैंने उस पर 10 रुपए का प्रीमियम दे दिया, तो मैंने, मेरी प्राइस एक स्ट्राइक प्राइस होती है जो जिस प्राइस पे मैं हेज करूंगा, वो मेरी समझो 100 रुपए है, तो उसके लिए मैंने 10 रुपए का प्रीमियम दे दिया। तो अब जब अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो उस 100 रुपए से प्राइस की जितनी भी ऊपर जाएगी, जो भी फायदा होगा, जैसे फ्यूचर में होता है, जितना भी फायदा होगा 100 रुपए के ऊपर, वो मेरा होगा। तो लेट सपोज आपका प्राइस का आगे जाके प्राइस 150 रुपए भी हो जाती है, तो भी आपको फायदा है। बट अगर आपने आपकी प्राइस कम हो जाती है, तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपका नुकसान जो है इन केस ऑफ ऑप्शन लिमिटेड होता है, क्योंकि आपका नुकसान सिर्फ प्रीमियम जो आपने दिया है उतने तक ही सीमित रहता है। क्योंकि आपका अगर अगर आप ये चार्ट देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि जो फ्यूचर का जो आपका ये था, जो पोजीशन था, जिस केस में अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो भी आपको नुकसान हो रहा था लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन में, यहाँ पे अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो आपका नुकसान जो है वो प्रीमियम तक सीमित है, आपने जो प्रीमियम ऑलरेडी भर चुके हैं। जो ये हो गया ऑप्शन बायर का, जो कॉल ऑप्शन बायर है उसका एंगल। अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो उस केस में आपको सिर्फ प्रीमियम मिलेगा, और जो आपका लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, जितना प्राइस बढ़ेगी उतना आपका लॉस हो सकता है। जो जो ऑप्शन बायर है उसको एडवांटेज मिल जाता है कि वो एक हेज ले सके, जैसे आप बीमा देते हो, इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लेते हो, वैसे काइंड ऑफ उसको एक बीमा मिल जाता है कि वो प्रीमियम देके अपनी प्राइस हेज कर सके। ये हो गया कॉल ऑप्शन, इसमें अगर प्राइस ऊपर बढ़ते हैं तो आपको फायदा होता है। वैसे ही पुट ऑप्शन करके होता है, इसमें अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो आपको फायदा होता है।
तो लेट्स सपोज कि प्राइजेस, ये पुट ऑप्शन जो है, जो आपके फार्मर्स हो गए या एफपीओज हो गए, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। क्योंकि लेट्स सपोज अभी, जैसे कि मैंने अगर इसका एग्जांपल लिया, चना का एग्जांपल लिया, कि चना का अक्टूबर नवंबर में भाव 500 रुपए चल रहा था, 5,000 रुपए के ऊपर चल रहा था। अगर मैं उस टाइम अपना प्रीमियम देके अपना प्राइस लॉक इन कर दूं, जो प्रीमियम 5-6%, 6-7% के आसपास चल रहा था मार्च महीने का, तो मेरे हार्वेस्ट के टाइम मैंने मेरा प्राइस 5,000 रुपए पे लॉक इन कर दिया है। अगर उसके बाद प्राइस 4,000 रुपए पे भी आ जाता है, तो भी मैं मेरा माल 5,000 रुपए पे बेच सकता हूँ, या तो मैं मेरा माल कहीं और 4,000 रुपए पे बेच सकता हूँ, और 1,000 रुपए का जो डिफरेंस है, जो मिला है, उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकता हूँ। तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन से अलग होता है। कॉल ऑप्शन में आप, भाव ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट होता है, भाव नीचे जाएगा तो आपको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। यहाँ पे अगर भाव नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट होता है, आपके बाइंग पोजीशन पे। लेकिन अगर भाव ऊपर चला जाए तो भी आपका नुकसान सिर्फ प्रीमियम तक सीमित है। अगर लेट्स सपोज मैं फार्मर हूँ और मेरा चना का भाव 5,000 से 6,000 रुपए चला गया, तो मैं अपना माल बाहर जाके बेच सकता हूँ। तो ये काफी एक एडवांटेज आपको एक ऑप्शन बायर की तरह मिलता है, जो आपको एक फ्यूचर पोजीशन में नहीं मिल रहा था। क्योंकि फ्यूचर पोजीशन में अगर प्राइसेस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बोलते हैं, अगर चली गई, तो आपको नुकसान हो रहा था। यहाँ पे आपका नुकसान प्रीमियम तक सीमित है। तो ऑप्शन इन गुड्स के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हमने बताया है, कि आपको सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता डिलीवरी देने का, आपकी एक राइट है डिलीवरी देने की, और वो आपके ऊपर है। अगर आपको कहीं और अच्छा भाव मिल रहा है तो आप वहां जाके डिलीवरी दे सकते हो। और लॉस फ्रॉम ऑप्शन पोजीशन इज कैप्ड, मतलब आपको सिर्फ प्रीमियम देना है। अगर आपका प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अब इसमें थोड़े लिमिटेशंस ये है कि बेसिस रिस्क करके होता है, कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स सपोज आपने सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, तो आपकी क्वालिटी और जो क्वालिटी एक्सचेंज पे है वो अगर अलग अलग निकल गई, और फिर दोनों में जो भाव जो मूव हो रहे हैं वो अलग अलग तरह से मूव हो रहे हैं, तो उस केस में आप नहीं बस मतलब उस केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये बेसिस रिस्क करके कंसेप्ट होता है, जिसमें आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा इट शुड बी अलाइन, मतलब वो जो एक्सचेंज का जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है या जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उस क्वालिटी का होगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। और दूसरा नुकसान जो है, जो आपके बीमा में भी होता है, कि आपको एक अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है। तो ये जो ऑप्शन इन गुड्स या जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है, ये बाकी एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हर कमोडिटीज पे चलता है। जैसे आपके शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो यूएस में है, वहां पे इतने सारे आपके जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, वहां पे ये चल रहा है। फिर आपका मलेशिया में बुरसा मलेशिया करके है, जहाँ पे क्रूड पाम ऑयल का आपका चलता है, और काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो चलते हैं। फिर एलएमई जो है वो प्राइस सेटर माना जाता है, एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह में उनका यूरोपियन मार्केट में ये चलते हैं। तो अलग अलग तरह के मार्केट से, अलग अलग तरह के एक्सचेंजेस है इंटरनेशनली, जहाँ पे ये सब प्रोडक्ट चलते हैं। शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज चाइना में है, वहां पे भी काफी प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, और उनका ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों प्रोडक्ट चल रहे हैं। अभी इंडिया में अगर मार्केट का देखा जाए, तो इंडिया में इतने सारे आपके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है अलग अलग एक्सचेंज पे, या एनसीडीएक्स हो गया, एमसीएक्स हो गया, बीएसई हो गया, एनएससी हो गया, आईसीएक्स हो गया। इन सब एक्सचेंजेस पे ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, ये सब नॉन एग्री प्रोडक्ट्स है जो ट्रेड हो रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट्स में भी आपकी काफी बड़ी लिस्ट है, एनसीडीएक्स और एमसीएक्स पे ज्यादातर एग्री प्रोडक्ट्स, बीएसई पे भी हो रहे हैं कुछ। और तो ये था हमारा ऑप्शन इन गुड्स। ऑप्शन इन गुड्स करंटली आई थिंक कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है, और आगे जाके और प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो जाएगा। और अभी कुछ हमारा और भी इनिशिएटिव सेबी के, उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक मुझे पता, इमरान जी ने बताया कि काफी मेंबर्स भी है, पार्टिसिपेंट्स। तो आई थिंक ये ऑलरेडी मेंबर्स को काफी पता होगा इस बारे में सब, लेकिन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए, कि सेबी ने अपने एक स्कोर्स करके पोर्टल डाला हुआ है, जो आपकी, अगर आप पार्टिसिपेंट्स हो मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में या कोई भी एक्सचेंज मार्केट में, आपको अगर कोई कंप्लेंट हो, तो आप ये वेबसाइट पे जाके www.scores.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, आप एज ए यूजर रजिस्टर कर सकते हो, और आपकी उनकी जो कंप्लेंट्स है उनकी स्टेटस भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो।
और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सेबी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप www.sebi.gov.in पे जा सकते हो। ये हमारी सेबी की वेबसाइट है। इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए भी अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, investor.sebi.gov.in। इस पे भी आप जा सकते हो। और हमारे हेल्प डेस्क और कुछ टोल फ्री नंबर्स भी है, रीजनल ऑफिसेस भी, काफी कुछ आपको सेबी के वेबसाइट में मिल जाएगा। जनरली आपको अगर कुछ असिस्टेंस के लिए अगर और कुछ इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से चाहिए या अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से चाहिए, तो आप ask@sebi.gov.in पे भी मेल कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ आई थिंक आई वुड स्टॉप। इमरान जी, आप अगर एनसीडीएक्स का कोई प्रेजेंटेशन हो तो दे कैन यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच प्रसाद जी। जैसे कि प्रसाद जी ने काफी अच्छे तरीके से ऑप्शंस के बारे में हमें इनपुट्स दिए और जो नए अपडेट्स से भी ला रहा है उसके बारे में भी बताया। ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानकारी हासिल करेंगे। जो जो पार्ट कवर हो चुका है वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं स्क्रीन पे अपना प्रेजेंटेशन आपके लिए विजिबल करा रहा हूँ। जी, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एम आई ऑडिबल प्रसाद जी? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। जी जी। तो कुछ पॉइंट्स मैं पहले कवर करना चाहूँगा, जैसे कि कमोडिटीज एक्सचेंजेस का इवोल्यूशन जो हुआ है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, करीब 19वीं सदी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एक एस्टेब्लिश हुआ था जिसमें कॉटन के ट्रेड्स होते थे। फॉलोड बाय 1910 से 1930 के शतक में जो है तो रॉ जूट और ऑयल सीड्स इसमें ऐड किए गए। उसके बाद में 1953 में 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना हुई और जो कि रेगुलेट करने लगे बाद में कमोडिटीज मार्केट को टिल 2001 और टिल सितंबर 2015। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो 2001 में कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज को ट्रेडिंग अलाउ की थी, जिसके चलते 2003 में कुछ कमोडिटीज एक्सचेंजेस ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिसमें से नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ये मेजर थे। इसके बाद में जैसे कि आपको प्रसाद जी ने भी बताया कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने सितंबर 2015 में एफएमसी से मर्ज करके जो है तो रेगुलेटर कमोडिटी के वो बने हैं। बेसिकली अगर हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर की बात करें कमोडिटी एक्सचेंजेस की, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है, जिसके अंडर से भी आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी रेगुलेटर है। उसके अंडर में नेशनल एक्सचेंजेस आते हैं, जिसमें हाल फिलहाल में 5 एक्सचेंजेस है मेजर, जिसमें NCDEX, MCX, ICEX, NSE और BSE है। इसी के साथ साथ 91 कमोडिटीज है, 91 कमोडिटीज है जिनको अलाउ किया गया है कमोडिटीज डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के लिए। बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि सेबी जब से रेगुलेटर बने हैं कमोडिटीज एक्सचेंजेस के सितंबर 2015 से, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है, उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जिसमें सबसे पहले तो जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव को परमिट किया, जबकि पहले सिर्फ डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स में काम होता था, उसके बाद में ऑप्शंस को भी परमिशन दी गई। इसी के साथ साथ कैटेगरी 3 AIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी सेबी की तरफ से परमिशन मिली ट्रेडिंग के लिए। सितंबर 2015 की अगर हम बात करें तो जो इक्विटी और कमोडिटी के अलग अलग आर्म्स होते थे ब्रोकिंग के, वो इंटीग्रेट कर दिए गए और जो बैंक सब्सिडरीज है उनको भी कमोडिटी में अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। इसी के साथ साथ बैंक्स को भी परमिशन मिल गई कि वो एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कमोडिटी में पार्टिसिपेट कर सके। सितंबर 2018 की अगर हम बात करें तो FBI को परमिट किया गया, लेकिन उनके हेज पोजीशंस के अगेंस्ट में, मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिसिपेंट रहेंगे उनका इंडिया में जितना भी एक्सपोजर रहेगा कमोडिटीज में, एग्री कमोडिटीज में स्पेसिफिकली, और उनको हेज करने के लिए परमिशन मिल गया था। मार्च 2019 में सेबी ने जो है तो म्यूचुअल फंड PMS को अलाउ किया पार्टिसिपेशन करने के लिए, और जून 2019 में कमोडिटीज इंडाइसेस को ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया। ये कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि 91 कमोडिटीज अलाउ की गई है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे। उसमें से ये कुछ कमोडिटीज है जो कि NCDEX पे लिस्टेड है। इसके अंदर बहुत ही रिसेंटली हमने 2 दिन पहले गुर यानी जागिरी भी लॉन्च किया है। तो अगर हम बात करें कमोडिटीज वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की, तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का जो सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज पे होता है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो है वो कैश सेटल्ड होता है आज की डेट में। कुछ कुछ इसके अंदर अभी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में भी सेटलमेंट जो है तो फिजिकल डिलीवरीज पे किए गए हैं। इसके अलावा क्वांटिटी और क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो रहता है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, जो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में नहीं मिलता। होल्डिंग कॉस्ट जो रहती है इसके अंदर स्पेसिफिकली एग्री कमोडिटीज में जो है तो असेइंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड किया जाता है। इसके साथ साथ फिजिकल मार्केट जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, कैश मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, तो कमोडिटीज में डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये चीजें होती है। और जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव को इम्पैक्ट करते हैं वो फैक्टर्स है ग्लोबल और इकोनॉमिक कंडीशन, उस पर्टिकुलर एंटिटी की परफॉर्मेंस और टैक्सेशन स्ट्रक्चर। हम आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रसाद जी ने काफी अच्छे तरीके से कॉल और पुट के बारे में जानकारी दी। मैं इसको सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में आपको रिवाइज कर देता हूँ फिर से कि बेसिकली ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन ये होता है कि से सपोज मैं एग्जांपल के साथ दूंगा कि अगर हम कोई प्रोसेसर है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बिस्किट मेकर है और उसको व्हीट का रिक्वायरमेंट होता है, बट अगर व्हीट का सोइंग आने वाला सीजन जो रहेगा वो सीजन में उसका क्या कॉस्ट रहेगा उसको नहीं पता है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल करने के लिए वो अपने कॉल के थ्रू उसमें पोजीशंस क्रिएट कर सकता है, जिसके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम देगा। प्रीमियम क्या होता है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। और फिर बाद में जो है तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो पर्टिकुलर अमाउंट, उसके प्राइस को वो रिस्क जो रहेगी, जो वोलेटिलिटी रहेगी वो उसको मिटिगेट कर देगा और उसकी प्राइस फिक्स हो जाएगी कि उसको किस भाव में उसका वेट मिलेगा।
उसी तरह एक फार्मर, जैसे एग्जांपल दिया प्रसाद जी ने भी, कि अगर एक फार्मर कोई सोइंग करता है तो उसका जब हार्वेस्टिंग होगा, उसका जब फसल आएगी, उसका क्या भाव होगा उसको नहीं पता होता। तो आज की डेट में वो अपना पुट खरीद के जो है तो उसका प्राइस का जो रिस्क है वो मिटिगेट कर सकता है, प्राइस रिस्क खत्म कर सकता है। और जैसे कॉल एंड पुट की हम बात कर रहे हैं, हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, उसी तरह जब तक सामने काउंटर नहीं होगा ये ट्रेड नहीं हो पाएगा, या एग्जीक्यूशन, या फिर मतलब जैसे किसी को कॉल खरीदना है तो किसी को कॉल बेचना भी पड़ेगा, और किसी को पुट खरीदना है तो उसको पुट बेचना भी पड़ेगा। तो इसको जो सेलर जो होता है, बेसिकली सेलर के पास कोई राइट नहीं होता है। उसके पास राइट इसलिए नहीं होता है कि वो प्रीमियम टेकर है, क्योंकि जो प्रीमियम देने वाले हैं वो कॉल और पुट के बायर होते हैं, जो खरीदार होते हैं कॉल और पुट के, वो प्रीमियम देते हैं, इसलिए उनके पास राइट होता है। और जो प्रीमियम लेता है यानी कि कॉल और पुट बेचता है, उसके पास राइट नहीं होता। तो अगर जो बायर है कॉल और पुट के, उनके पास ये राइट होता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो सामने सेलर है उससे एग्जीक्यूशन की तरफ उसको लेके जाके उसको मटेरियलाइज कर सके। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है कॉल बायर और कॉल सेलर में, वो इतना ही है कि जो प्रीमियम है वो कॉल बायर देता है, और प्रीमियम लेने वाला कॉल सेलर या पुट सेलर होता है। सो बेसिकली प्रीमियम क्या होता है? तो प्रीमियम होता है जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और उसकी जो टाइम वैल्यू है, उसको मिला के एक वैल्यू निकलता है जो कि ऑप्शन वैल्यू होता है। मैं एग्जांपल के साथ दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर सोयाबीन का भाव अगर 4,500 रुपया चल रहा है, और अगर हम बात करें स्ट्राइक प्राइस की 4,500 रुपए की ही, तो वो एट द मनी पे है। तो एट द मनी का उसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस नहीं है, बट उसका एक्सपायरी कब है। तो से सपोज अगर हम बात करें कि आज हम 18 दिसंबर में हैं और हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी 2021 की एक्सपायरी की, एक महीने बाद की, तो जो एक महीने का टाइम पीरियड है उसका भी एक वैल्यू होता है, उसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो उसका प्रीमियम कहलाता है। अगर उसी तरह हम 4500 के सोयाबीन के एट द मनी के प्राइस को अगर 4600 के कॉल से अगर हम कंपेयर करें, तो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होगा, क्योंकि उसका एट द मनी मतलब जो एक्चुअल अंडरलाइंग है उसका प्राइस नीचे चल रहा है और कॉल का प्राइस ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर वही हम 4400 के कॉल की अगर बात करें, तो उसमें 100 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो डिफरेंस है अंडरलाइंग के प्राइस का और उसके स्ट्राइक प्राइस का, वो 100 रुपीज का डिफरेंस है। तो वो उसमें ऐड हो जाएगा प्लस टाइम वैल्यू, उस हिसाब से उसका प्रीमियम काउंट किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, कॉल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो इज इक्वल टू स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है, और पुट ऑप्शंस में इसका इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। और बेसिकली कॉल यानी तेजी और पुट यानी मंदी। अगर कोई कॉल खरीदता है तो वो तेजी कर रहा है, और कोई पुट बेचता है, पुट खरीदता है तो वो मंदी कर रहा है। उसी तरह अगर कोई कॉल बेचता है तो वो मंदी कर रहा है, और कोई पुट बेचता है तो वो तेजी कर रहा है। सो हम चलते हैं ऑप्शन इन गुड्स पे। बेसिकली ऑप्शन इन गुड्स का जो एग्जांपल अभी अभी आपको प्रसाद जी ने दिया वो यही है कि अगर कोई किसान है तो उसको अगर से सपोज अगर वो जुलाई में है और उसको कुछ सोइंग करना है, तो वो डिसीजन ले सकता है अपने प्राइस देख के अक्टूबर के कि अंडरलाइंग फ्यूचर्स में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उसके पास एट द मनी का वो पुट बाय करके अपनी प्राइस रिस्क को मिटिगेट कर सकता है, और अपने प्राइस जो है तो फिक्स कर सकता है, जिससे कि अक्टूबर में जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी उसको किसी भी तरह का प्राइस में रिस्क नहीं होगा। भाव अगर ऊपर भी जाते हैं तो भी उसका बेनिफिट होगा। जैसे से सपोज अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर प्लांटेज जो भी उसका कॉस्टिंग है, जिसको हम पेरनी बोलते हैं या सोइंग बोलते हैं, उसका जो अगर कॉस्टिंग अगर 1100 रुपया पर क्विंटल है, तो अगर हम देखें स्क्रीन पे अगर 1750 रुपए का अगर प्राइस अगर चल रहा है एट द मनी का, तो किसान क्या कर सकता है, 1750 रुपए का एक पुट बाय कर लेगा। अब से सपोज अगर वो पुट की वैल्यू है 100 रुपीज, तो उसको ये कॉस्ट देनी पड़ेगी। बेसिकली दिस इज एन नथिंग बट द इंश्योरेंस काइंड ऑफ, कि जिस तरह से हम LIC का एक प्लान लेते हैं, जिसको हम
प्रीमियम पे करते हैं। अगर हमारे साथ हमारी लाइफ को कुछ हो जाता है तो कंपनी जो है तो उसका जो भी सम एश्योर्ड रहेगा, यानी कि उसका जो भी भुगतान है वो करेगी, या फिर हमारा जो प्रीमियम है वो लैप्स हो जाता है। तो उसी तरह इसके अंदर आपको अगर 100 रुपए का प्रीमियम आपने दिया तो 1750 में आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया, मतलब आपकी कॉस्टिंग हो गई 1650 रुपए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो, लेकिन आज का भाव जो है आपका 1100 रुपए का जो आपका ये था कॉस्ट था, उसमें आप 1650 में उसको अगर बेच रहे हो तो भी आपका जो है तो करीब करीब 550 रुपए का उसमें बेनिफिट है, जो कि प्राइस आपका हेज हो जाएगा। अच्छा, अभी इसके अंदर किसान के अलावा, किसान जब पुट खरीदेगा तो उसको बेचेगा कौन और वो क्यों बेचेगा? बिकॉज कि अगर उसका रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई किसान मक्का मक्का पेरनी करता है और किसी प्रोसेसर का या फिर मिलर का जो है तो रिक्वायरमेंट है कि उसको अक्टूबर में माल चाहिए, लेकिन वो भी प्राइस अनसर्टन होने की वजह से, प्राइस की वोलेटिलिटी को देखते हुए अपना को प्राइस को रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि 1750 का अगर वो पुट बेचते हैं तो अकॉर्डिंगली उनको 100 रुपीज प्रीमियम मिल जाएगा और उनका जो कॉस्टिंग है वो 1650 रुपया आ जाएगा। अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइस रिस्क को हेज करके मिटिगेट कर लेंगे, और जब किसान का हार्वेस्टिंग आएगा अकॉर्डिंगली वो डिलीवरी एक्सचेंज हो जाएगा। बट वो डिलीवरी एक्सचेंज करना या नहीं करना किसान के हाथ में होगा, क्योंकि वो पुट का बायर है। उसी तरह कॉल का जो बायर रहते हैं, तो कॉल के बायर यानी कि प्रोसेसर, अगर कोई प्रोसेसर है जिसका रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, उस रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के लिए अकॉर्डिंगली वो अपने कॉल को खरीदेंगे। अगर हम इसी एग्जांपल में कॉल भी ले लें, तो अगर कोई प्रोसेसर है जिसका रिक्वायरमेंट है कि उसको अक्टूबर में मेज चाहिए, तो कॉल वो क्या करेंगे, 1750 की कॉल खरीद लेंगे, जिसमें एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपया उसका प्रीमियम आ रहा है तो उसको वो 1850 की कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर प्राइजेस 1850 के ऊपर जाते हैं तो उसका कोई रिस्क नहीं रहेगा, उसको 1850 के प्राइस में ही वो उसका गुड मिल जाएगा, मतलब उनकी प्राइस जो है तो इंश्योर्ड हो जाएगी, हेज हो जाएगी। सो बेसिकली जैसे फार्मर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसके लिए दो ऑप्शन है, वो एक तो फ्यूचर भी बेच सकते हैं या फिर पुट बाय भी कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि जो कॉल ऑप्शन के जो रॉ मटेरियल यूजर होते हैं, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो स्क्रीन पे कौन कौन से लोग हैं, तो उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो ऑप्शंस प्राइस कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अंदर आता है फ्यूचर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी और इंटरेस्ट रेट। जैसे कि काफी सारे बेनिफिट प्रसाद जी ने आपको बताए, कुछ और बेनिफिट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में दोनों तरीके के, यूरोपियन और अमेरिकन दोनों तरीके के ऑप्शन जो है तो जितने भी इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनको एक्सरसाइज करने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एनेबल करने में फार्मर फ्रेंडली बहुत हो जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। इसके साथ साथ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप ली गई है कि इंटीग्रेशन करने का, जो स्पॉट मार्केट है उससे डेरिवेटिव मार्केट को। क्योंकि आप जैसे आप जाते हैं ऑप्शन इन गुड का मतलब ये होता है कि भाई आप आज ऑप्शंस में पोजीशंस लीजिए और उसको गुड्स में यानी कि डिलीवरी में यानी कि फसल में कन्वर्ट कीजिए, माल में कन्वर्ट कीजिए। इसके अलावा जो जैसे हमने डिस्कस किया कि रिस्क जो है वो हेजर की खत्म हो जाती है, प्राइस रिस्क जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जितने भी मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, या फिर जितने भी स्टेक होल्डर है, वो चाहे प्रोसेसर रहने दो, फार्मर रहने दो, और ट्रेडर रहने दो, इंपोर्टर रहने दो, एक्सपोर्टर रहने दो, इन सबको एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एक ऐसा मार्केट मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि अगर कोई हेजर है और वो अपनी पोजीशंस अपने फिजिकल के अगेंस्ट में हेज भी करते हैं,
तो यहाँ पे नेटिंग का बेनिफिट भी दिया जाता है कि से सपोज अगर किसी का फिजिकल में कुछ पोजीशंस है, क्या उसकी होल्डिंग्स है या फिर उसका फ्यूचर में कोई होल्डिंग है, और उसके सामने अगर उनके ऑप्शन की पोजीशन वो अपने रिस्क मिटिगेट करने के लिए ले रहे हैं, तो वो नेटेड हो जाती है। से सपोज कि किसी के 10 मेट्रिक टन या फिर 20 मेट्रिक टन का सोयाबीन का फ्यूचर बाय खड़ा है, और उसका प्राइस मिटिगेट करने के लिए वो अपना जो है तो एक पुट परचेस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन में सिर्फ एक्सपायरी में 10 मेट्रिक टन का ही लॉन्ग आएगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लॉन्ग कॉल शॉर्ट फ्यूचर वो नेट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, शॉर्ट कॉल लॉन्ग फ्यूचर नेट हो जाता है, लॉन्ग पुट और लॉन्ग फ्यूचर नेट हो जाता है, और शॉर्ट पुट और शॉर्ट फ्यूचर नेट हो जाता है। नेट हो जाता है मतलब वो इक्वलाइज हो जाता है, जिसमें कोई भी आपको डिलीवरी लेना या देना नहीं पड़ती। जैसे प्रसाद जी ने बताया कि कुछ कमोडिटीज जो अभी तक अलाउ की गई है, तो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे एनसीडीएक्स पे हमने जुलाई 27 को 3 कमोडिटीज लॉन्च की थी, जिसमें मेज, आरएम सीड और व्हीट है। और उसी के फॉलो थ्रू में हमने जो है तो 3 सितंबर को 3 सितंबर को और 4 कमोडिटीज इसमें ऐड की, जिसमें चना, ग्वार गम, ग्वार सीड और सोयाबीन है। इन्वेस्टर गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब कभी निवेशक निवेश करता है, वो चाहे फार्मर रहने दो या किसी भी तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट रहने दो, उनको कुछ गाइडलाइंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत उनके लिए ज़रूरी है। तो डूज एंड डोंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कि जितने भी सेबी और एक्सचेंज के सर्क्यूलर्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट्स पर, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और समझते रहिए, ताकि आप मार्केट में अपडेटेड रहे। दूसरा ये कि जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर है एक्सचेंज के थ्रू, उन्हीं से अपने ट्रेड एग्जीक्यूशंस आपको करना चाहिए, उन्हीं के थ्रू आपको जो है तो अपना व्यापार करना चाहिए। इररजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू ना करें। केवाईसी मैंडेटेड है। जब तक आप केवाईसी नहीं देंगे, केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट, जिसमें आपको आपके आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आपके बैंक आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका एक यूसीसी कोड जनरेट होता है, जिसको हम यूनिक क्लाइंट कोड कहते हैं। ये आप जब देंगे तो आप एक यूनिक क्लाइंट कोड मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपना व्यवहार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस है रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने चाहिए और समझ लेने चाहिए। बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आपका जब ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद जब सेटलमेंट होता है, तो वो आपको आपके बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए आपको इंसिस्ट करना चाहिए और उसे अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में होने जितने भी मिलने वाले कंटेंट है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको जांच लेना चाहिए। इसी के साथ साथ आप अपने ट्रेड का जो है तो उसका वेरिफिकेशन एक्सचेंज की वेबसाइट से कर सकते हैं। अपना M2M यानी मार्क टू मार्केट, यानी आप जो भी ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, वो आपका M2M जो भी क्रिएट होता है एंड ऑफ द डे, उसको आप अपने वक्त पे भरते रहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो या फिर पेनल्टी ना लगे। और डब्बा ट्रेडिंग से होने वाले रिस्क के लिए हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए और डब्बा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने जो स्टेटमेंट होते हैं, वो आपने पीरियोडिकली आपको जो है तो होल्डिंग स्टेटमेंट्स और डिपॉजिटरी स्टेटमेंट्स अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और अगर उसमें कुछ भी आपको तकनीकी कुछ भी खराबी लगे, तो आप जो है तो उसको इमीडिएटली अपनी कंप्लेन आप जो है तो रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी कंप्लेन आप मेंबर के पास भी रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि उसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो जैसे प्रसाद जी ने भी गाइड किया कि स्कोर्स नाम की जो वेबसाइट है, वहां पे भी आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जितने भी चेक, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट या जो भी देते हैं, वो आप देते समय सेबी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर जांच लें, और रजिस्टर्ड मेंबर के नाम पर ही अपने पेमेंट्स इश्यू करें। जितने भी आपके पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स है, फंड्स है और अकाउंट के चेक्स वगैरह है, तो उसमें कोई आपको अगर दिक्कत लगती है,
तो वो आप अच्छे से जांच ले, समझ ले, और उसके अलावा किसी को भी अनसाइंड चेक्स या बियरर चेक्स जिसको बोलते हैं वो ना दे। इसके अलावा जो अनऑथराइज फंडिंग होती है उसमें भी नहीं पड़नी चाहिए। जो गारंटी या फिर ऐसा कुछ वर्डिंग्स जहाँ पे होती है वो उसके झांसे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। ये कुछ डूज थे जो हमको करना चाहिए, और अब हम कुछ बात करेंगे कि जो हमको नहीं करना चाहिए कि जैसे मैंने बोला अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज जो है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सचेंज रजिस्टर्ड नहीं है या फिर मेंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उनके साथ हमें डील नहीं करनी चाहिए। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जितने भी लुभावने एडवर्टाइजमेंट और जितने भी लुभावने विज्ञापन, रूमर्स वगैरह, टिप्स जितनी भी होती है, इसके झांसे में नहीं आना चाहिए हमें। और ट्रेडिंग करने से पहले जितने भी रिस्क डिस्क्लोजर क्लॉजेस होते हैं वो हमें अच्छी तरह से जांच लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और रूमर्स को हमें बलि नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी आपके पोजीशंस है वो अपनी, जो भी आप पोजीशन इनिशिएट करें वो अपने कैपेसिटी में या फिर जितने फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसी में करें, बियॉन्ड आपकी कैपेसिटी के ना करें। किसी भी तरह का एडवर्टाइजर या फिर एक्सपर्ट या फिर एनालिसिस अगर आपको प्रॉमिस करता है कि कोई फिक्स रिटर्न या ऐसा कुछ स्कीम आपको दे, तो उसके झांसे में हमें नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी रिपोर्ट्स होती है या फिर एनालिसिस रिपोर्ट होती है या जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से न्यूज़ मिलती है, उसको आप सोच समझ के, परख के, और अपनी उसके अंदर रिसर्च और अपनी तरफ से उसको अच्छी तरह से जांचने के बाद ही उसके ऊपर कोई डिसीजन लें। आज के सेशन में इतना ही। आप सब लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन की तरफ। आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता दूं कि आप लोग अपने सवाल जितने भी है वो Q&A ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के हम जवाब देंगे। तो किरण सोनोने जी का एक सवाल है, कॉल पुट ऑप्शन डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो बेसिकली कॉल पुट ऑप्शन का जो डेटा होता है वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये इनका सवाल है। तो ठीक है, प्राइस के बारे में तो हमने जाना। अभी डेटा कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल मेथड होता है। जैसे डेटा इन द सेंस, कॉल पुट डेटा इन द सेंस की दो पार्टी, जैसे मैंने बताया कि कोई कॉल खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, तो जब ये एक खरीद कर एक ट्रेड हो जाएगा, किसी ने खरीदा और फॉर एग्जांपल ए ने खरीदा और बी ने बेचा, तो एक ट्रेड हो गया, तो उसको हम डेटा में एक वन काउंट करेंगे। इस तरह से जितने भी मल्टीपल ट्रेड्स होंगे अकॉर्डिंगली वो नंबरिंग वैसे बढ़ता जाएगा। आई थिंक इमरान जी, उनको आई थिंक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो होती है वो एंड ऑफ द डे पोजीशन आती है, वो कॉल पुट ऑप्शन। जी, या बट बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि कॉल पुट ऑप्शन डेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हाँ, और इसके अलावा जैसे प्रसाद जी ने कहा कि एक्सचेंज की वेबसाइट पे ओपन इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब ट्रेड ओपन हुए हैं, उसका डेटा भी आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाता है। जैसे कि NCDEX की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं www.ncdex.com। उसके अंदर मार्केट डेटा में आपको ये सब चीजें डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे मेरा ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा फोन नंबर भी आपको दिया हुआ है फर्दर क्वेरीज के लिए भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रजिस्टर है या नहीं ये पता चलता है सर? रजिस्टर है या नहीं ये कहाँ पता चलता है? अच्छा, आपका मतलब मैं क्वेश्चन ये समझना चाह रहा हूँ कि अच्छा ओके, आपका सवाल ये है कि मेंबर रजिस्टर है कि नहीं ये कहाँ पता चलता है। तो आप अगर मेंबर तो रजिस्टर्ड ही होते हैं, लेकिन मेंबर रजिस्ट्रेशन भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको सेबी रजिस्ट्रेशन मिलता है। सेबी की
वेबसाइट पे आपको मेंबर का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेंबर के अंडर एक्सचेंज के अंडर जो मेंबर रजिस्टर है या नहीं, वो देखने के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके, जैसे कि ncdx.com पे जाके आप देख सकते हैं, मेंबरशिप नाम का एक आपको टैब मिलेगा। मेंबरशिप में जाके आप मेंबर्स डायरेक्टरी में जा सकते हैं और उस मेंबर का नाम डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग। बहुत ही अच्छा सवाल आया है। सो बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग उसे कहा जाता है कि जो अनरजिस्टर्ड होता है, जैसे हम बताया, हाँ, प्रसाद जी ने भी बताया कि अनरजिस्टर्ड मेंबर जो होते हैं, जहां जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और जो भी आप ट्रेड करते हैं वो किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज के मेंबर के थ्रू नहीं होता, वो अनरजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू होता है। उसको डब्बा ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें किसी भी तरह की आपको सिक्योरिटी नहीं होती, आपके फंड्स की सिक्योरिटी नहीं होती, आपके सेटलमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि प्रसाद जी ने शुरुआत में बताया कि जब आप कोई भी सौदा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो उसकी सेटलमेंट की गारंटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लेता है। उस तरह का कुछ भी मैकेनिज्म वहां पे नहीं होता, वो सिर्फ ओरली ट्रेड होते हैं, उसको डब्बा ट्रेडिंग कहा जाता है। तो उसके चक्कर में, उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। डब्बा ट्रेडिंग करने वाले और डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाले दोनों ही गुनहगार माने जाते हैं और उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। जी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं या डाउट्स हैं वो Q&A ऑप्शन में जाके लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बाद में फिर कभी आपको इस सेशन के दौरान या उसके बाद भी अगर आपको जरूरत पड़े तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे, मेरे नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप अपने सवाल हमको लिख के भेज सकते हैं। जैसे कि प्रसाद जी ने अभी अभी Q&A ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज में एक मैसेज मिलेगा जो कि सेबी की वेबसाइट पे जैसे रजिस्टर्ड मेंबर की, रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस की और मेंबर्स की जो बाकी डिटेल है वो प्रोवाइड की गई है। और अधिक हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय हमको दिया, हमको सुना। इसी तरह सेबी और एक्सचेंज आपके सेवा में हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ऑप्शन सेल को मार्जिन कितना लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन, जो अंडरलाइंग उसका जो फ्यूचर होता है, उसका जो मार्जिन होता है अप्रोक्सीमेटली उसको उतना ही मार्जिन लगता है। इनिशियल मार्जिन उसमें लगता है। और जैसे से सपोज अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि सोयाबीन फ्यूचर्स में आपको जितना मार्जिन लगता है उतना ही ऑप्शन सेल करने को आपको मार्जिन लगता है, बट उसका कैलकुलेशन ये मैन्युअली नहीं होता। तो उसके अंदर उसका बेसिकली उसका कैलकुलेशन किया जाता है उसके डेल्टा से। मतलब अगर आप एट द मनी की कॉल बेच रहे हो या फिर एट द मनी की पुट बेच रहे हो, तो आपको जो है तो 0.5 के हिसाब से उसका वैल्यू आता है। तो अकॉर्डिंगली उसका एक कैलकुलेशन होता है विच इज अप्रोक्सीमेटली जो फ्यूचर का मार्जिन होता है उसके आसपास ही होता है। तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जितना फ्यूचर का मार्जिन होता है उतना ही ऑप्शन सेल का मार्जिन होता है। जी, प्रसाद जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और नहीं नहीं, थैंक यू इमरान जी। तो मैं प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय देके हमको आज के सेशन में गाइड किया। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संध्या शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।